हेलो बच्चों आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड कॉनिकल पेंडुलम। ये दोनों ही ऐसे टॉपिक हैं जिनके फॉर्मूले तो ज्यादातर स्टूडेंट याद कर लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आज के इस लेक्चर के बाद में इन टॉपिक्स के ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि आज मैं इनको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही हम इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए फटाफट से आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात यह आती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है। भाई किसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे? सर्कुलर मोशन तो हमको पता है, लेकिन इसके आगे यूनिफॉर्म वर्ड ऐड कर दिया इसने। देखो, अगर कोई भी पार्टिकल किसी सर्कल पे घूम रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पार्टिकल की जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। मान लो कि कोई पार्टिकल है और किसी v स्पीड से वो इस सर्कल पे घूम रहा है तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर स्पीड कम ज्यादा हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है जी। मान लो कि ये पार्टिकल किसी r रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है। कितनी रेडियस के? r रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसका मतलब v क्या हो गया? यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो गई? कांस्टेंट, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा इक्वल टू v बाई आर। तो अगर v कांस्टेंट है तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ तो हमेशा कांस्टेंट ही होती है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, और अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं वो क्या आएगा? जीरो। क्योंकि याद करो, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या बताया था? एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डी ओमेगा बाई डी टी भी लिख सकते हो आप इसको। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी जीरो। देखो, कई बातें पता चली हमें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, पहली बात। दूसरी चीज, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना रहेगा? जीरो। एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे? उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो इस पे कौन कौन से एक्सेलरेशन काम करते हैं? एक तो काम करता है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। एक इस पे काम कर सकता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होता है? तो अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग मानी जाएगी। अगर पार्टिकल की स्पीड घट रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मानी जाती है। अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू वी, या वी स्क्वायर अपॉन आर, या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला होता है एल्फा इंटू आर। अब क्योंकि यहां पे अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो नई बात ये पता चली कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। और आपको पता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसको नेट एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो कि ऐसे बीच में आता है ना। अब क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो काम ही नहीं कर रहा तो जो भी एक्सेलरेशन है वो कौन सा एक्सेलरेशन है? सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है। इसका मतलब पार्टिकल का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। मतलब जब भी आपको बोले कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो समझ जाना कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और उसके ऊपर सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन काम करेगा और उसी को हम नेट एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन है, ए स्टोन ऑफ मास 16 किलोग्राम इज attached to a string 144 meter long and is wheeled in a horizontal circle. The maximum tension the string can withstand is 16 न्यूटन। जो रस्सी है वो मैक्सिमम कितना टेंशन सहन कर सकती है? 16 न्यूटन के बराबर। ठीक है। The maximum velocity of revolution that can be given to the stone without breaking it will be। मतलब मैक्सिमम कितनी रफ्तार से आप इसको घुमा सकते हो? देखो, ये बोल रहा है कि एक स्टोन है और उसका मास कितना बता रखा है? 16 किलोग्राम बता रखा है
और एक स्ट्रिंग से बांध के हम हॉरिजॉन्टल सर्कल पे इसको घुमा रहे हैं। कहाँ पे घुमा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल सर्कल पे इसको घुमाया जा रहा है कुछ इस तरीके से। मास कितना बताया? 16 किलोग्राम। रेडियस कितनी है? रेडियस बताओ। 144 मीटर, है ना। इतनी भी ये रस्सी की लंबाई है, ये तो यहाँ पे रेडियस होगी सर्कुलर मोशन में, ठीक है। और मैक्सिमम टेंशन जो रस्सी सहन कर सकती है टी मैक्स, ये आपको दे रखा है, टी मैक्स इक्वल टू 16 न्यूटन के बराबर। तो मैक्सिमम कितनी रफ्तार से आप इसको घुमा सकते हो? मान लो आप इसको v स्पीड से घुमा रहे हो, तो v मैक्स क्या होना चाहिए? मैक्सिमम कितनी रफ्तार से आप इसको घुमा सकते हो? तो ज्यादा तेज घुमाने से दिक्कत क्या है? देखो, जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, अगर किसी रस्सी से किसी पत्थर को बांध के घुमा रहे हो, तो इस सर्कुलर पाथ पे, है ना, जब ये घूम रहा होगा तो इस पत्थर के ऊपर, इस स्टोन के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर की तरफ भी एक फोर्स आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है उसका? याद करो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर वी की टर्म्स में लिखें तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ओमेगा की टर्म्स में लिखना हो तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हो। क्योंकि हमें वी पूछा इसलिए मैंने वी की टर्म्स में लिखा है। अब ये जो फोर्स है, इसी की वजह से इधर टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन का रीजन क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। अब आप ये सोचो कि मैक्सिमम जो रस्सी टेंशन सहन कर सकती है वो कितना है? 16 न्यूटन। तो ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम 16 न्यूटन के बराबर हो सकता है, तो उससे वी मैक्स निकल के आ जाएगा। यानी कि एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर शुड बी इक्वल टू टी मैक्स। सही बात है क्या? हाँ जी, सही बात है। सॉल्व कर दो इसको। देखो, यहाँ पे वी मैक्स पूछा है आपको, तो ये आ जाएगा टी मैक्स इंटू आर डिवाइडेड बाई एम, और लास्ट में अंडर रूट भी करना पड़ेगा। तो वी मैक्स क्या आया? बोलो। टी मैक्स कितना है? 16 न्यूटन। रेडियस कितनी है? 144 डिवाइडेड बाई मास कितना है? 16 किलोग्राम। 16 से 16 गया, अंडर रूट में 144, यानी कि 12 आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। इतनी मैक्सिमम रफ्तार से आप इसको घुमा सकते हो। देखो, डी वाला ऑप्शन है, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अपना। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ऑल द थ्री पार्टिकल्स आर मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इफ द वेलोसिटी ऑफ द आउटर मोस्ट पार्टिकल इज वी नॉट, ये जो सबसे बाहरी पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी वी नॉट बता रखी है, देन द रेशियो ऑफ द टेंशन इन द थ्री सेक्शंस ऑफ द स्ट्रिंग इज। तो ये जो रस्सी के 3 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पे टेंशन कितना कितना होगा? अलग अलग टेंशन होगा इसमें, क्योंकि तीनों जो पार्टिकल्स हैं उनका कुछ मास भी है। कितना मास है? इक्वल मास है तीनों का, m मान लेते हैं, है ना। m मास के 3 पार्टिकल्स हैं। अब इनको जैसे एक रस्सी है, एक पार्टिकल यहाँ पे बांध दिया, फिर दूसरा यहाँ पे, तीसरा एकदम लास्ट वाले किनारे पे, फिर आप इस रस्सी को ऐसे घुमा रहे हो, तो तीनों पार्टिकल एक साथ घूम रहे हैं। तीनों पार्टिकल के लिए क्या सेम रहेगा? तीनों के लिए क्या सेम रहेगा? एक चक्कर कंप्लीट करने का टाइम सेम रहेगा, एक साथ घूमेंगे ना तीनों। और अगर टाइम पीरियड सेम है तीनों का, तो इसका मतलब ओमेगा भी सेम होगा। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ। अगर ये तीनों पार्टिकल इस रस्सी के ऊपर बंधे हैं और रस्सी ऐसे घूम रही है ना, तो ये एक साथ एक चक्कर कंप्लीट कर रहे होंगे, मतलब इनका टाइम पीरियड सेम। टाइम पीरियड सेम होगा तो टी अगर कांस्टेंट है तीनों पार्टिकल्स के लिए, तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो गया, ओमेगा भी सेम आ गया सबके लिए। ठीक है जी। फिर ये ऐसे, लेकिन एक चीज यहाँ पे अलग अलग है। देखो, जब ये छोटा पार्टिकल इस रस्सी के ऊपर ऐसे पार्टिकल बंधा हुआ है और ये जब रस्सी घूम रही होगी, तो छोटा पार्टिकल कितनी रेडियस के सर्कल पे घूम रहा होगा? एल रेडियस के सर्कल पे। जो बी वाला पार्टिकल है, दूसरे वाला पार्टिकल है, वो कितनी रेडियस के सर्कल पे घूम रहा होगा? एल प्लस एल, यानी कि 2l, है ना। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देखो इस एक्सिस के राउंड घूम रहे हैं, तीनों के लिए ओमेगा सेम है। ठीक है। और तीसरा पार्टिकल कितनी रेडियस के सर्कल पे घूम रहा होगा? इमेजिन करो, एल प्लस एल प्लस एल, यानी कि 3l, है ना। अच्छा जी, अब हम एक चीज और चेक करेंगे, इनके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे उनको दिखाते हैं। अब देखो, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, चलो सी वाले पार्टिकल की। तो इसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है उसका? ओमेगा के टर्म्स में लिखेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो तीसरे वाले पार्टिकल के लिए रेडियस कितनी? 3l, तो आप लिखोगे m इंटू 3l इंटू ओमेगा स्क्वायर। और अंदर की तरफ क्या लगेगा? टेंशन फोर्स लगेगा। तो इस वाले पार्ट में जो टेंशन है उसको मैं T3 बोल देता हूं, चलो ठीक है।
तो इस वाले पार्टिकल की नजर से देखोगे तो टेंशन फोर्स T3 इधर आएगा, और इस वाले पार्टिकल के लिए देखोगे तो इधर आएगा, क्योंकि टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होती है। तो इस बी वाले पार्टिकल पे एक तो टेंशन फोर्स लग रहा होगा इधर, अगर ये बंधा हुआ नहीं होता तो टेंशन फोर्स लगता ही नहीं इसके ऊपर। ये बंधा हुआ है तीसरा पार्टिकल, इसलिए इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स भी लग रहा है इधर। और कौन सा फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पार्टिकल एक सर्कल पे घूम रहा होगा तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, उसको भी दिखाते हैं यहाँ पे। देखो इस पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कितना, एम आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन इसके लिए आर कितना होगा 2L, तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूं m इंटू 2L इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये इसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ। तो दो फोर्स बाहर की तरफ है इसके ऊपर बी वाले पार्टिकल पे, एक तो T3 और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इधर इसके ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स T2 बोल देते हैं इसको, इस पार्ट में जो टेंशन है ना उसको T2 बोल देते हैं, तो इसके ऊपर इधर T2 टेंशन भी लगेगा। ठीक है जी। फिर इस वाले पार्टिकल के लिए देखो, इस वाले पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, तो इधर तो लगेगा टेंशन फोर्स, भाई रस्सी तो कॉमन ही है ना, तो जो भी टेंशन होगा वो सेम रहेगा, तो इधर लगेगा टेंशन फोर्स एक तो। और कौन सा फोर्स लगेगा, एक फोर्स और लगेगा, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होगा एम, आर की जगह एल लेना है इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इधर जो टेंशन होगा उसको मैं T1 बोल देता हूं जो इसके ऊपर लग रहा होगा। अब क्योंकि कोई भी पत्थर टूट के ना तो इधर जा रहा है ना इधर आ रहा है, इसका मतलब सारे के सारे जो फोर्स लग रहे हैं वो आपस में बैलेंस हो रहे होंगे। जैसे अगर मैं सबसे बाहर वाले पार्टिकल के लिए देखूं तो मैं लिखूंगा T3 इक्वल टू, इधर लग रहा है T3 और इधर लग रहा है 3 आगे ले लेते हैं, एम एल ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इधर लगा 3 इंटू एम एल ओमेगा स्क्वायर, इधर लगा T3, तो T3 की वैल्यू आ गई अपने पास। ऐसे दूसरे वाले पार्टिकल की नजर से देखो, इधर लग रहा है एक तो T3 टेंशन फोर्स और एक लग रहा होगा m इंटू 2L इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि एक तो लगा T3 एक लगा m इंटू 2L इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये दोनों फोर्स मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, T2 को बैलेंस कर रहे हैं। तो इससे T2 निकल के आ जाएगा, T2 इक्वल टू आएगा, देखो T3 की वैल्यू पुट कर रहा हूं 3ml ओमेगा स्क्वायर प्लस ये कितना है 2ml ओमेगा स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया, T2 हो गया 5ml ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया T2। अच्छा जी, अब T2 अपने पास आ गया। अब ए वाले पार्टिकल की नजर से देखो, इस पे इधर लग रहा है T2 और कौन सा फोर्स लग रहा है ml ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ना, इक्वल टू इधर क्या लग रहा है T1, तो T1 कितना आया, T2 की वैल्यू पुट करो, T2 है 5ml ओमेगा स्क्वायर प्लस ml ओमेगा स्क्वायर, है ना, तो T1 कितना आया 6ml ओमेगा स्क्वायर। तो इसने क्या पूछा है, आपको रेशो पूछा है टेंशन का, तो T1 रेशो T2 रेशो T3 ये आपको पूछा जा रहा है, तो ये होगा 6, देखो ml ओमेगा स्क्वायर ये तो कॉमन आएगा, T1 T2 और T3 है ना, तीनों में ml ओमेगा स्क्वायर आप देख रहे हो कॉमन है, तो इसको तो रेशो में लिखेंगे नहीं, तो T1 6 T2 है 5 और T3 कितना है 3, ये अपना आंसर होगा 653 होना चाहिए। 653 कौन सा है 653, ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑर्डर का यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है कि सर ये तो आगे पीछे लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने इसको T1 माना है, इसको T2 इसको T3, अगर आप इसी को T1 इसको T2 इसको T3 मानते तो रेशो ये वाला आ जाता है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सही है, आपको रेशो चेक करना है तीनों सेक्शंस में, है ना, तो ये अपना डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलो आया क्या, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम क्या चीज होती है पहले वो समझते हैं। देखो एक तो होता है सिंपल पेंडुलम, जैसे किसी मास को आप धागे से बांध दो और उसके बाद में इसको मेन पोजीशन से, ये इसकी मेन पोजीशन बोली जाती है, इससे डिस्प्लेस करके छोड़ो तो ये कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो इस तरीके से ये इस वर्टिकल प्लेन के अंदर ऑसिलेशंस करेगा, तो इसको तो बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। लेकिन अगर आप इसी मास को इस धागे से बांध के और ऐसे घुमाओ, एक कोन की सरफेस के ऊपर घुमाओ, तो इसको क्या बोल देंगे, कॉनिकल पेंडुलम। जैसे यहां पे ऐसे इस मास को आप एक सर्कल पे घुमा रहे हो, तो ये जो रस्सी है ये कोन की सरफेस के अलोंग घूम रही होगी, ऐसे कोन जैसा बन रहा है ना, यहाँ पे ये एंगल मान लेते थीटा, तो थीटा एंगल पे ऐसे ऐसे घूम रही है ये, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे कॉनिकल पेंडुलम, है ना।
अच्छा, कॉनिकल पेंडुलम अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मास है ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी आर रेडियस के पाथ के ऊपर, आर रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है, और ये जो रस्सी इसकी लंबाई एल मान लेते हैं, और वर्टिकल से इस रस्सी का जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। अब ये जो मास है इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उनको दिखाते हैं। सबसे पहले कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो इसके ऊपर लग रहा होगा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा, mg, ठीक है। फिर इस रस्सी में एक लग रहा होगा टेंशन फोर्स, क्योंकि ये पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है तो इसके ऊपर एक बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगना चाहिए, है ना। ये सारे के सारे फोर्स हो गए जो इस पार्टिकल पे लग रहे होंगे। लेकिन पार्टिकल जब यहाँ पे है तो ना तो इधर जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है ना। इसका मतलब ये सारे फोर्स आपस में बैलेंस भी होंगे, है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पे ये एक जेड बन रहा है ना, तो ये वाला है थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होना चाहिए। अब टेंशन फोर्स के दो कंपोनेंट्स कर लो, एक तो थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट, टी का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो तो क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा, और दूसरे वाला कंपोनेंट जो इधर आएगा वो आ जाएगा टी साइन थीटा। अब कौन किसको बैलेंस कर रहा होगा, तो टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, और टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर को। लिख देते हैं टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और टी कॉस थीटा यहां पे बैलेंस कर रहा होगा एम जी को। सिंपल सी बात है, दोनों को डिवाइड करो आपस में, तो ये बन जाएगा टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा। एम से एम कैंसिल, ये आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यानी कि v की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट आर जी टेन थीटा आ गई, है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ इसका टाइम पीरियड कितना है, एक चक्कर में ये कितना टाइम लेगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टाइम पीरियड को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो ना कि कितना डिस्टेंस इसने कवर करी और कितनी स्पीड से ये घूमा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा, डिस्टेंस तो इसने कवर करी कितनी 2 पाई आर, और स्पीड क्या रही v, एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है ये। कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, ये जो मास है ये कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल पे ऐसे घूम रहा होता है, तो v यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ द मास, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई आर, और v की वैल्यू यहां से पुट कर दो तो ये आएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब अगर मैं इस r को अंडर रूट के अंदर लिखूं तो ये आर स्क्वायर बन के अंडर रूट के अंदर जाएगा, और इसे एक r को कैंसिल कर देगा, तो थोड़ा इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो ये आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई एज इट इज, और अंडर रूट में मैंने इसको लिखा मान लो आर स्क्वायर, तो अंडर रूट में ये भी है और ये भी है, तो आर से आर कैंसिल, एक आर ऊपर बच जाएगा, नीचे आएगा जी टेन थीटा। बोलो आया क्या। अगर हमें आर पता चल जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ये जो टी है ये क्या है, टाइम पीरियड है, इसको मैं टी नोट लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे ये वाला टी तो टेंशन को बता रहा है, और ये जो टी नोट है ये किसको बता रहा है, टाइम पीरियड को, है ना। तो एक तो तरीका ये है, एक और तरीका है, अगर आपको रस्सी की लंबाई गिवन हो तब क्या करोगे, तो आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस, तो दोनों में रिलेशन होता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आर बाई एल। तो आप ये जो आर है इसको रिप्लेस कर सकते हो एल साइन थीटा से, करो रिप्लेस, देखते हैं क्या आता है टाइम पीरियड। तो 2 पाई अंडर रूट आर की जगह एल साइन थीटा लिखा मैंने डिवाइडेड बाई जी टेन थीटा। अब याद करो टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा तो कैंसिल और जो नीचे कॉस थीटा आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो टी नोट इक्वल टू क्या आया 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये लो जी दूसरा फॉर्मूला, टी इक्वल टू 2 पाई एल कॉस थीटा अपॉन जी, अंडर रूट में आएगा अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। क्या है फॉर्मूला, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर हमें रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है फॉर्मूला, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी टेन थीटा, ये लगाना है फिर, ठीक है। और ये दो इक्वेशंस मैंने बनाई है ना, ये वाली दोनों इक्वेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको हो सकता है कि इनमें से कोई भी मान लो कि ऐसी चीज आपको दे दे
जो क्वेश्चन के अंदर गिवन हो और बाकी कोई अननोन वैल्यू पूछ ले इसमें से, तो ये दोनों इक्वेशंस भी आपको लिखनी आनी चाहिए। इनके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो आगे। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड एट वन एंड कैरीज ए मास एम एट द अदर एंड। द स्ट्रिंग मेक्स 2/π revolution per second around the axis through the fixed end. Then the tension in the string is, तो इस रस्सी में आपको टेंशन फोर्स कैलकुलेट करके बताना है, टी की वैल्यू बतानी है भाई। ठीक है, क्या क्या दे रखा है आपको एक बार लिख देता हूं। आपको रस्सी की लंबाई एल बता रखी है, एल के टर्म्स में आंसर बताना है, और ये जो पार्टिकल इसका मास एम बता रखा है, और स्ट्रिंग मैक्स 2/π रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी 2/π रेवोल्यूशन पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड भी पता है, मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया π/2 है ना सेकेंड। उल्टा कर देंगे ना, देखो फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आ गया π/2 सेकेंड। अब क्या पूछा इसने, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है, इस रस्सी में जो टेंशन फोर्स होगा वो पूछ रहा है। ये जो टाइम पीरियड है इसको मैं टी नोट लिख देता हूं एक बार। अब टेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले तो ये देखो यहां पे टाइम पीरियड दे रखा है, क्या टाइम पीरियड से हम जो टेंशन फोर्स है इसको रिलेट कर सकते हैं, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो एम मास का पार्टिकल है, यहाँ पे जब ये यहाँ पे ऐसे सर्कल पे घूम रहा होगा तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, नीचे लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा mv²/r, या mr⍵² भी लिख सकते हो क्या इसको, mr⍵², और इधर लग रहा होगा टेंशन फोर्स। फिर अगर हम टेंशन फोर्स के कंपोनेंट्स कर लें, ये एंगल थीटा है तो इधर भी थीटा ही बनेगा, इधर कंपोनेंट आएगा t cos थीटा और इधर आ जाएगा अपना t sin थीटा। अब t sin थीटा किसके बराबर है, t sin थीटा ये mr⍵² के बराबर है। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा तो 2πf होता है भाई, याद है क्या ओमेगा होता है 2πf, और f तो हमें पता ही है क्वेश्चन में, तो ओमेगा तो हमें डायरेक्टली पता चल गया, मतलब f कितना है यहाँ पे 2/π, तो ये तो 4 आ गया, 4 रेडियन पर सेकेंड है ना। टाइम पीरियड की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा आपको ओमेगा मिल रहा है तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब बोलो इसे साइन थीटा कहाँ से लाएंगे, तो साइन थीटा को आपको डायग्राम से पुट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, डायग्राम से देखो ये एंगल थीटा, एंगल के सामने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, आर को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और एल को हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू mr⍵²। ओमेगा की वैल्यू क्या आई थी 4, तो 4 का स्क्वायर, बता दो आंसर, r से r गया दोनों साइड में, t इक्वल टू क्या गया l, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ml इंटू 16, तो 16 में आगे लिख देता हूँ 16 ml अपना आंसर हो गया। पहला ही ऑप्शन है देखो, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड कैरीज ए मास ऑफ 100 ग्राम। द स्ट्रिंग मैक्स √5/π रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये क्या दे रखा है रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है √5/π रेवोल्यूशन पर सेकेंड। देन फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो किस एंगल के ऊपर रस्सी झुकी हुई रहेगी वो आपको बताना है। ठीक है, और मास दे रखा है आपको 100 ग्राम, जिसको 0.1 किलोग्राम भी बोल सकते हो, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये किलोग्राम में आ जाएगा। अब ये कुछ ऐसा सीन बता रहा है कि एक मास को आप रस्सी से बांध के और ऐसे किसी थीटा एंगल पे घुमा रहे हो ऐसे, तो वर्टिकल से रस्सी ने कितना एंगल बना रखा है थीटा एंगल बना रखा है, और ये थीटा ही आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक तो फ्रीक्वेंसी दे दी और आपको थीटा पूछ लिया, मास दे दिया। अब एक चीज बताओ, जब हम कॉनिकल पेंडुलम स्टडी करते हैं, ये कॉनिकल पेंडुलम ही है, तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है, टाइम पीरियड टी नॉट लिख देता हूं इक्वल टू 2π√L cos थीटा डिवाइडेड बाई जी आता है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो इसको उल्टा कर दो, तो फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या आएगी 1/2π√G/L cos थीटा। स्क्वायर करो इसका, f² इक्वल टू 1/4π² इंटू G/L cos थीटा। तो cos थीटा क्या आया, आएगा G/4π² इंटू L इंटू
एफ स्क्वायर। एक चीज याद रखो, जी की वैल्यू हम लेते हैं लगभग 10 और पाई स्क्वायर भी लगभग 10 के बराबर होता है, तो इसको आप आपस में उड़ा सकते हो। तो नीचे बचा 1/4। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है, 1 मीटर बता रखी है ना, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, √5/पाई। स्क्वायर करोगे तो 5/पाई स्क्वायर बन गया। पाई स्क्वायर लगभग 10 ले सकते हो, तो 5/10 यानी कि 1/2। 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 यानी कि 1/2 आया। तो cos थीटा 1/2 कब आता है, जब थीटा 60 डिग्री होगा, यानी कि थीटा होना चाहिए यहाँ पे 60 डिग्री के बराबर। तो देखो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the string of a conical pendulum makes an angle 45 degree with the vertical, its time period is t1. When the string makes an angle of 60 degree, then the time period is t2. Then find t1 square upon t2 square. देखो अगर आप एंगल रखते हो 45 डिग्री तो टाइम पीरियड कितना मिलेगा, t1, और जब आप थीटा रखते हो 60 डिग्री तो टाइम पीरियड कितना मिलेगा, t2। तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, ये रेशो पूछ रहा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t = 2 पाई √L cos थीटा डिवाइडेड बाई g। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट है देख के बताओ, क्या यहाँ पे 2 पाई कांस्टेंट है, हाँ जी। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी कांस्टेंट है, हाँ जी। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी कांस्टेंट है। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √cos थीटा बोल सकते हो। और जब प्रोपोर्शनलिटी पता चल जाए तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं t1/t2 = cos थीटा 1/cos थीटा 2, क्योंकि अंडर रूट में है ना इसलिए इसको अंडर रूट में लिखा उधर। अब इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि आपको t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो यह आएगा cos थीटा 1/cos थीटा 2। थीटा 1 है 45 डिग्री, थीटा 2 है 60 डिग्री। अब आपको पता ही है cos 45 कितना होता है, 1/√2, और नीचे क्या आएगा cos 60 कितना, 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2/√2 बना, यानी कि √2:1 अपना आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।